अगली न्यूज़ है, रेसिडेंशियल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भी 59% लोगों की जो चॉइस है वो बढ़ गई है कहीं ना कहीं। जो लोग 45 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक के लोग रेंज में लेना पसंद करते हैं घर। ये बात तो है, उसी में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा तो फिर लग्जरी हो जाता है। तो भाई सर्वे बताता है कि 48% लोग 3 BHK लोग लेना 3 BHK लेना पसंद करते हैं, जो कि 2 BHK से एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। इंडिया अब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन फ्रेम करने की प्लानिंग कर रहा है। ग्लोबल स्टेक होल्डर्स और देश की एंटिटीज़ के साथ की गई डिस्कशन के ज़रिए ताकि इनपुट जमा किया जा सके और कॉन्शियसनेस बनाई जा सके। ये रेगुलेशन बाइनरी नहीं होगी, बल्कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की को एसेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर आधारित होगी, जिसमें वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। इंडिया एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है G20 डिस्कशन में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के साथ अलाइन होती है। G20 मानती है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ ज़्यादा रिस्क जुड़ी हुई है, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए एक्चुअली। इंडिया अपने क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेगा, जबकि वो ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर रिकमेंडेशन और कॉन्शियस बिल्डिंग एफर्ट्स को ध्यान से कंसिडर करेगा। अगली न्यूज़ है, इंडिया ग्लोबल रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कॉस्ट प्रोवाइड करने में। बहुत अच्छी बात है। तो कंपेयर द मार्केट की एक स्टडी के अनुसार, जहां पर हिंडई कोना ईवी के लिए कॉस्ट सिर्फ 231 रुपीज़ है पर 100 किलोमीटर। ये अचीवमेंट दिखाता है कि इंडिया की कमिटमेंट एक्सेसिबल और इकोनॉमिकल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना का है, जो ईवी एडॉप्शन को बढ़ावा देने में मददगार है। इंडियन ईवी यूजर्स सिग्निफिकेंट सेविंग का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ईवीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स के पेट्रोल कॉस्ट से 88.26% कम है। ग्लोबल ईवी चार्जिंग कॉस्ट रफली ऑन 3rd है पेट्रोल व्हीकल रिफ्यूलिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चॉइस बनाता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब मैं वही सोचता हूँ कि अगर टिकटॉक जल्दी से पैसा है यूट्यूब से, तो मैं जल्द से जल्द एक कार है मेरे पास महिंद्रा की, तो बस मुझे अब दूसरी कार लेनी है, जो वो इलेक्ट्रिक ही लूँगा मैंने सोच रखा है। तो भाई अगली न्यूज़ है ONDC की। ONDC और गूगल क्लाउड एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, जिससे इंडिया में ई-कॉमर्स को जनरेटिव AI के ज़रिए एडवांस किया जाएगा। हैकाथॉन का लक्ष्य है एक इंक्लूसिव डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को फॉस्टर करना, जहां से डाइवर्स बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स अपने इनोवेटिव आइडियाज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हैकाथॉन में एक चैलेंज है यूजर्स के डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना, जिससे उनकी पार्टिसिपेशन ई-कॉमर्स में बढ़ जाए। पार्टिसिपेंट सॉल्यूशन पर काम करेंगे सप्लाई चेन विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो एफिशिएंट ई-कॉमर्स ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। हैकाथॉन को प्रमोट किया जा रहा है सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, जो डिजिटल कॉमर्स स्पेस में कंज्यूमर्स को मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें। ONDC और गूगल क्लाउड के बीच का कोलैबोरेशन बिजनेस को हेल्प करने की उम्मीद है, डिजिटल कॉमर्स कैपेबिलिटीज़ एक्सपैंड करने में और इंडिया में एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचाने में, जिससे एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। तो भाई यही है। तो एक नेक्स्ट न्यूज़ है, परफ्यूस एक कोई कंपनी है, परफ्यूस एक्चुअली SaaS बेस्ड B2B फिनटेक कंपनी ने अपने सीरीज डी फंडिंग राउंड में 229 मिलियन सिक्योर किए हैं। इस राउंड में किदारा कैपिटल ने लीड किया है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल शामिल थी। ये फंडिंग राउंड एक ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक इंडियन B2B SaaS कंपनी में इस करंट ईयर में। परफ्यूस ने पहले अपने सीरीज C राउंड में अप्रॉक्स $70 मिलियन रेज किए थे, जिसका वैल्यूएशन था $400 मिलियन। परफ्यूस की जो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, ये फंड का यूज़ करने का इरादा है अपने ग्लोबल एक्सपेंशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने का।
स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पर फोकस करके। कंपनी पहले से 18 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। परफ्यूज अपने डिस्कशन एनालिटिक्स सैस प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने का प्लान है। कंपनी फाइनेंशियल डेटा को एग्रीगेट और एनालाइज करने में स्पेशलाइज है, जिससे क्रेडिट असेसमेंट, मॉनिटरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और बैंकिंग डेटा एग्रीगेशन में एप्लीकेशन बनती है। परफ्यूज के पास 100 से ज़्यादा मेजर क्लाइंट है, जिसमें से बैंक्स, NBFCs, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। इंडिया और इंटरनेशनल दोनों में ये सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हर साल 8.2 बिलियन डेटा पॉइंट्स डिलीवर करते हैं और 1.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं विद एन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ $36 बिलियन। बहुत ही वूपिंग है भाई। नेक्स्ट न्यूज़ है एथर की। एथर एनर्जी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अपनी लॉस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिपोर्ट किया है। कंपनी की लॉस बढ़ के 344 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 233 करोड़ था। लेकिन बढ़ने के बावजूद एथर एनर्जी का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है। बहुत बढ़िया। FY22 में कंपनी की टोटल इनकम थी 413 करोड़, जो FY20 में 83 करोड़ के कंपैरिजन में एक नोटिसेबल इंक्रीज था। वाकई बहुत ज़्यादा। एथर एनर्जी को सप्लाई कंस्ट्रेंट के चैलेंज का सामना करना पड़ा एसेंशियल कंपोनेंट्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स को 2020 से 2022 तक प्रभावित किया। ये तो सब जानते, कोरोना में वो जो शॉर्टेज आई थी चिप की। ये कंस्ट्रेंट्स कंपनी की एबिलिटी को लिमिट किया फुलफिल करने में सभी कस्टमर्स के ऑर्डर्स को। एथर एनर्जी ने डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस सेंटर को ओनरशिप से डीलरशिप मॉडल अडॉप्ट कर लिया। पहले वो ओनरशिप थे, खुद ही ओन करते, पर इन्होंने अब डीलरशिप पे दे दिया, मतलब डीलर्स देंगे, जैसे ओला भी कर रहा है। ये शिफ्ट कॉस्ट सेविंग और एक्सपेंशन को एक्सलेरेट करने के लिए था। अभी कंपनी के 34 एक्सपीरियंस सेंटर में से 31 डीलर्स मैनेज कर रहे हैं। इस हफ्ते एथर एनर्जी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हीरो मोटर कॉर्प और सिंगापुर से स्टेट इन्वेस्टर GIC से 900 करोड़ फंड रेज अनाउंस किया है, एक राइट इशू के थ्रू। फंड रेज करते जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट न्यूज़ है ऋतिक रोशन की। तो ऋतिक रोशन एक्सीड एंटरटेनमेंट के साथ को ओन फिटनेस ब्रांड HRX ने बेंगलुरु में HRX कैफ़े इंट्रोड्यूस किया है। HRX कैफ़े का एम है हेल्दी डाइनिंग को रीडिफाइन करना बाय ऑफरिंग अ मेन्यू टेलर टू द डाइटरी नीड्स ऑफ हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स और एथलीट्स के लिए, प्रोवाइडिंग हाई प्रोटीन और बैलेंस्ड मील्स। कैफ़े में डाइवर्स मेन्यू है वैसे, इंक्लूडिंग हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आइटम, कस्टमाइजेबल सैलेड्स, सुपर बाउल्स और ग्रैब एंड गो स्नैक्स टाइप की चीज़ें। ये कैफ़े सुपर फूड जैसे कि क्विनिया, मिलेट और ब्लैक राइस का यूज़ अपनी प्रिपरेशन में करता है, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। HRX एनविजन करता है अपने कैफ़े कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करना और इस साल के एंड तक 10 डिफरेंट लोकेशन में HRX कैफ़े ओपन करने का प्लान है, जिससे हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटीज़ को नरिशिंग डाइनिंग ऑप्शन मिल सके। HRX के फाउंडर ऋतिक रोशन ने एम्फेसाइज़ किया है कि HRX कैफ़े ब्रांड के फ़िलॉसफी का एक एक्सटेंशन है जो होलिस्टिक वेलबींग को प्रमोट करता है, प्रोवाइडिंग हेल्दी डाइनिंग चॉइसेस जो फिटनेस गोल के साथ अलाइन है। सही बात है, वो इतना फिट है। नेक्स्ट न्यूज़ है टेक्नो की। टेक्नो जो अपने स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है, एक्चुअली इंडिया में अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है मेगा बुक T1 सीरीज़ के साथ लैपटॉप मार्केट में एंटर करके। ये लैपटॉप स्लीक, लाइट वेट और हाईली पोर्टेबल डिज़ाइन के हैं, जो कि यूज़र्स के लिए परफेक्ट हैं जो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। इनका वेट लगभग 1.56 kg तक होगा और वो 15 mm से पतले होंगे। 15 mm के होंगे, हाँ तो पतले तो होंगे। लैपटॉप्स में अप टू 1 TB सॉलिड स्टेट स्टोरेज और 16 GB रैम फीचर होंगे। 11 Gen का इंटेल i7 होगा और उसका नाम होगा मेगाबुक T1 सीरीज़। लैपटॉप आएंगे नैनो एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी के साथ, जो ड्यूरेबिलिटी और स्लीक अपीयरेंस को इंश्योर करेगा समय के साथ। तो देखते हैं कैसा आता है लैपटॉप। हर कोई लैपटॉप में घुस रहा है और ऊपर से हमारी सरकार ने अभी लैपटॉप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो लगाई है, अभी तो वैसे होल्ड ऑन है वो,
बट तब भी लगाई तो है ही ना। रिलायंस, नेक्स्ट न्यूज़ है, रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड परफॉर्मैक्स ने AIFF के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में शामिल होकर इंडियन फुटबॉल टीम के ऑफिशियल किट और मर्चेंडाइज स्पॉन्सर बनाने का अनाउंसमेंट किया है। इस पार्टनरशिप का हिस्सा होकर परफॉर्मेक्स होगा किड्स के एक्सक्लूसिव क्रिएटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गेम और AIFF के लिए मैच, ट्रैवल और ट्रेनिंग आउटफिट्स के ओनली प्रोवाइडर, जिसमें मेंस, वुमेन्स और यूथ टीम शामिल है। परफॉर्मेंस होगा राइट ऑफिशियल केस और मर्चेंडाइज का पावर के लिए को प्रोड्यूस और सेल करने का इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, सब जो कि थाईलैंड में सितंबर 7 से 10 तक होने वाला है 2023 में। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, रिपोर्टेडली एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम पर काम कर रहा है जो ओपन AI के मोस्ट एडवांस मॉडल्स के कैपेबिलिटीज़ के कंपटीशन में आने की कोशिश कर रहा है। नया AI मॉडल अगले साल तक रेडी होने की उम्मीद है और ये कई गुना ज़्यादा पावरफुल होगा कंपेयर टू मेटा की करंट कमर्शियल AI मॉडल। लेमा 2 करके इनका है, तो उससे ज़्यादा ही पावरफुल होगा। लेमा 2 एक ओपन सोर्स AI मॉडल है जो मेटा ने जुलाई में लॉन्च किया था। ये मॉडल माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड सर्विस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे ओपन AI के ChatGPT और गूगल के बार्ड के साथ कंपटीशन किया जा सके। ये प्लान्ड AI सिस्टम दूसरी कंपनीज़ को एक्सेस करने के लिए है, सर्विस बिल्ड करने में जो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और दूसरे टाइप्स के आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटा का प्लान है कि नया AI सिस्टम, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में रेफ़र किया जाता है, अगले 2024 में ट्रेन करना शुरू करेंगे। तो ये कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि ये इधर उधर से डेटा बहुत लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, VC ने अनाउंस किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट VCATS ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी कूवर से एक फुल एग्जिट किया है, जब ये स्टार्टअप अगस्त 2023 में स्कैफलर इंडिया LTD द्वारा ₹142.4 करोड़ में एक्वायर किया गया। कूवर से की गई एग्जिट ने VCATS को एक इम्प्रेसिव रिटर्न और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया है, जिसमें रिटर्न इनिशियली इन्वेस्टमेंट इज़ 2.1 टाइम्स ज़्यादा था से 1.5 साल में। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। वैसे कूवर्स एक B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स को इंडिपेंडेंट ऑटो वर्कशॉप्स और आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम को सप्लाई करने में स्पेशलाइज करता है। तो यही है, इसने 2022 और 2023 में 77 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। कूवर्स को 2015 में विनायक YB, संदीप बाकुर और S प्रेम कुमार ने फाउंड किया था। VCATS से सक्सेसफुल एग्जिट फ्रॉम कूवर्स ये दिखाता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का स्टार्टअप इकोसिस्टम पर किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, खासकर फंडिंग डाउनटर्न और मार्केट में लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट के दौरान। वाकई। नेक्स्ट न्यूज़ है, एडटेक यूनिकॉर्न लेड ने FY23 में अपनी रेवेन्यू में डबल ग्रोथ अचीव किया है। बहुत बड़ी बात है इसका, क्योंकि एडटेक में जब से कोरोना गया, लोगों ने सोचा बहुत बढ़ेगा तो सब ने पैसा लगाया, बट वही है कि कोरोना के बाद लोगों ने अपनी फिर से नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट किया, तो उस वजह से एडटेक की वैसे बैंड बजी पड़ी है, बट PW को छोड़ के। इसका ऑपरेशन इनकम FY22 का 132.37 करोड़ की कंपैरिजन में 273.2 करोड़ तक बढ़ गया है। लीड का टोटल ऑपरेशन इनकम का 74.6 हिस्सा प्रोडक्ट जैसे बुक, टीचिंग एड्स और डिवाइसेस के सेल्स से आया है। प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा। FY23 के लास्ट क्वार्टर में लेड ने पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज के 12 को एक्वायर किया, जिसका अनडिस्क्लोज अमाउंट है, और र्यूमर है कि 15.5 करोड़ है, मतलब ख़रीदा उसने, एक्वायर किया है। लेड ने FY23 में अपने एक्सपेंशन को 14% से ज़्यादा कम किया है। ज़्यादातर फोकस एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, लीगल एक्सपेंसेस और प्रमोशनल एक्सपेंसेस पर था। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर काम कर रही है और FY25 तक EBITDA पॉजिटिव बनाने का एम रखती है। FY23 में लीड ने
लॉसेस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन और इम्प्रूव एबिटा मार्जिन और ROCE रिपोर्ट किया है। अब कंपनी समझ रही है कि भाई लॉस में चीज़ें अब चल नहीं पाएंगी ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरसिटी फूड डिलीवरी पार्टनर जस्ट माई रूट्स ने द स्टेट प्लेट एक रीजनल पैकेज फूड और ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप को एक्वायर किया है। इस एक्विजिशन का एम है TSP की प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना पैकेज्ड इंटरसिटी फूड मार्केट में इंडिया के अक्रॉस। TSP ने पहले से वेरियस इन्वेस्टर्स से फंडिंग सिक्योर की थी, जिसमें लेंसकार्ट के को फाउंडर पीयूष बंसल ने शार्क टैंक में और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली ने जुलाई में इन्वेस्टमेंट की थी। इस डील के हिस्से में TSP के फाउंडर मुस्कान संशेती और राघव झावर जस्ट माई रूट्स के टीम में ज्वाइन होंगे। वो TSP ब्रांड को लीड और मैनेज करेंगे और अपनी इनोवेटिव विज़न को ब्रिंग करेंगे जस्ट माई रूट के एक्सपेंडिंग पोर्टफोलियो के कम्प्लीमेंट में। TSP स्पेशलाइज करता है स्टेट स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स और ग्रोसरी डिलीवरी करने में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और आसाम से वेरियस आइटम ऑफर करता है। जस्ट माई रूट इस एक्विजिशन को यूज़ करके अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन को स्ट्रेंथन करने का प्लान बना रहा है, ताकि इंडियन रीजनल फूड को वर्ल्ड वाइड रहने वाले लार्ज इंडियन के लिए अवेलेबल कर सकें। अगली न्यूज़ है, क्रिकेट NFT प्लेटफॉर्म रैरियो ने अप्रैल 2022 में 120 मिलियन के सब्सटेंशियल सीरीज़ A फंडिंग राउंड रेस की थी, लेकिन डिस्पाइट सब्सटेंशियल फंडिंग कंपनी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के सामना करना पड़ा और ये एक एक्सटेंशियल क्राइसिस के सामना कर रही हैं एक्चुअली। रिपोर्टली रेरियो ने पूरा 120 मिलियन स्पेंड कर दिए हैं बिना किसी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के। भाई यही हाल है स्टार्टअप से कुछ का। को फाउंडर्स अंकित वाधवा CEO और सनी बनोद CTO अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स ने कंपनी को कंट्रोल में ले लिया है और इसकी वर्कफोर्स को कम कर दिया है। एस्टिमेटेड है कि लगभग 20% एम्प्लॉयज़ को रिज़ाइन करने के लिए कहा गया है। ये वो खुद वॉलंटरीली लीव कर चुके हैं या वो सीरियसली, और ले ऑफ्स भी पॉसिबल हैं जो कि वर्कफोर्स के अप टू 2/3 को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी अब एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में है जहां इन्वेस्टर्स का एक न्यू बिजनेस मॉडल की ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। Web3 गेमिंग और क्रिप्टो की कम पॉपुलैरिटी भी ये डिसीज़न पर असर डाल सकती है कि कंपनी को शट डाउन किया जाए या रिड्यूस टीम के साथ ऑपरेट किया जाए। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेगुलेटरी टेक कंपनी ट्रैकविज़ ने हाल ही में वेस्टब्रिज कैपिटल से फंडिंग सिक्योर की है, जिसका वैल्यूएशन लगभग 900 करोड़ $108 मिलियन है। ट्रैकविज़ स्पेशलाइज करता है कंप्लायंस और ऑपरेशनल सॉल्यूशन में, खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ने में मददगार बनाने में। इस कंपनी की सॉफ्टवेयर सूट एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज़ को कैटर करता है, जैसे कि बैंक्स, NBFCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस फर्म्स और भी हैं। ट्रैकविज़ का ग्लोबल प्रेजेंस है और ये इंडिया, साउथ अफ्रीका और US में 350 अधिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्व करते हैं, जिससे कि ये एक ग्लोबल फुटप्रिंट वाली कंपनी है। डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ, ट्रैकविज़ अपने इंसेप्शन से प्रॉफिटेबल रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसने सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। FY23 में 60 करोड़ तक का, FY22 में अपने ग्रोथ प्रॉफिट को डबल किया है कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो भाई ये आज की लास्ट न्यूज़ है। होम लोन यार बहुत गलती होती है मेरे से, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। होम लोन ने FY23 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है और उसने 573 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपेयर टू 426 करोड़ जो FY22 में था। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के कुछ एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ गए हैं। मटेरियल की कॉस्ट ने टोटल एक्सपेंडिचर में 55.5% का हिस्सा लिया, जो FY23 में 420 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि 26.9% की ग्रोथ। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी FY23 में 60.5% तक बढ़ गए और ये 191 करोड़ तक पहुंच गए।
जिसमें ईसॉप कॉस्ट भी शामिल है, जबकि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्सपेंसेस ₹71.3 करोड़ पर स्थिर रहे। कंपनी ने आईटी कॉस्ट और लीगल और प्रोफेशनल फीस को भी ऐड किया है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट FY23 में 30.1% तक बढ़ गई और ये ₹757 करोड़ तक पहुँचे। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के बावजूद होम लोन के लॉसेस FY23 में 15.1% तक बढ़ गए और ये 173 करोड़ तक पहुँचे, जिसके साथ ROACE और EBITDA मार्जिन दोनों ही गिरे। देखते हैं क्या होता है। बस चलिए, आज की न्यूज़ ख़त्म होती है। बाय बाय।